आइए सुनते हैं मुंशी का गांव था। मेहनत आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम कर पाना संतोष कर लेते और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो उनकी प्राकृतिक थी, विचित्र जीवन था। इनका घर में मुट्ठी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़े से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आस न करने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो किसी की खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इन खानदान व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरों का दुख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसद होगा और क्या यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं को बड़ा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास हिला तक नहीं था और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुँह नहीं देखा। आज उसका उगरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तिल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी,
और किसानों की मुलाकात में वह लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार सुनने समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुश्तिस्त मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि साग, एक रसदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले की पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुबासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसे दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे हैं, जैसे दो बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मारे पड़े हैं। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। तो सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंड हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें पर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़ते हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन दोनों अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का असर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो
मगर घिसू पर दया करना, काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया।
नशे में मदमस्त होकर वहीं